नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है नागर के निशाने पर कौन। जी हां, कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के निशाने पर आखिर कौन है। यह सवाल इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसके सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का तूफान आ गया है। उन्होंने आंगनबाड़ी भर्ती में पैसों के लेन देन की बात कही है और अपील की है कि दलालों से दूर रहें। अब उनके इसी बयान को कांग्रेस ने लपक लिया और आरोप लगा रही है कि बीजेपी के शासनकाल में नौकरियां बेची जा रही हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि मंत्री तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खैर, नागर सिंह का यह वीडियो कई सवाल भी खड़े कर रहा है। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कई लोग दलाली के चक्कर में घूम रहे हैं। कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी की भर्ती है, उसमें मैं आपकी नियुक्ति करा दूंगा, तो आप इतने राशि दे दो। आंगनबाड़ी भर्ती में पैसों के लेन देन का खुलासा करते हैं ये जनाब प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान हैं। यूं खुले तौर पर उनका वीडियो जारी कर दलालों से दूर रहने की अपील अब प्रदेश की सियासत में भूचाल ला चुकी है। अब खुद सरकार का मंत्री ये कहे कि आंगनबाड़ी भर्ती में पैसों का खेल चल रहा है तो भूचाल आना ही है। देखा जाए तो ये मामला महिला एवं बाल विकास का है, जिसकी मंत्री निर्मला भूरिया, लेकिन लेन देन की शिकायतें नागर सिंह चौहान को मिल रही हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है। चलिए आपको नागर सिंह चौहान की वो अपील फिर से सुनवाते हैं। मैं आप सभी जो हमारी आवेदनकर्ता बहन है और सहायिका में जिनने आवेदन किया है, ऐसी सभी बहनों और बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को भी एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जिसके नंबर मेरिट में होंगे, सबसे अधिक नंबर होंगे, उन्हीं को आंगनवाड़ी की नियुक्ति आपको दी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये बार बार ये शिकायतें मिल रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। अब इस वीडियो पर कांग्रेस ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस वीडियो को पोस्ट कर बीजेपी को जमकर घेरा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के राज में अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि खुद कैबिनेट मंत्री को वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा बतानी पड़ रही है कि नौकरियां बेची जा रही है। अराजकता सरकार की इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि मंत्री को बयान जारी करके अपनी पीड़ा जाहिर करनी पड़ रही है कि नौकरियां बेची जा रही है। नागर सिंह चौहान भाजपा के मंत्री हैं और उन्होंने वीडियो जारी करके कहा है कि आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नौकरी के एवज में दलाल पैसे मांग रहे हैं। उन्होंने सीधा आरोप विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर मढ़ा है। यानी ये बात साफ हो चुकी है कि भाजपा की सरकार में आज भी नौकरियां बेची जाती हैं और पैसे लेके नौकरी दी जाती है। वहीं मामले में बीजेपी का कहना है कि ये अच्छा कदम है, मंत्री लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। आजकल फ्रॉड कितने तरह के चल रहे हैं, धोखाधड़ी चल रहे हैं, लोग अवसर का फ़ायदा उठाते हैं। कई बार भोली भाली जनता उनके चक्कर में आ जाती है। और जिस जिले से नागर सिंह जी आते हैं वो आदिवासी बाहुल्य जिला है और वहाँ इस प्रकार की उनने अपील की तो स्वागत और सम्मान किया जाना चाहिए कि लोग अगर सजग हों, सचेत हों और लोगों के चंगुल में नहीं फंसे। कांग्रेस को तो अपना कार्यकाल दिखता है कि जो ये सब भ्रष्टाचार में उनके सारे मंत्री और नेता लिप्त रहते थे। कांग्रेस को मौका मिला तो वो इसे मुद्दा बनाकर भुनाना चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई शिकायत नागर सिंह को मिली थी तो पहले उसे पार्टी फोरम पर क्यों नहीं रखा। क्या फिर से वो किसी बात को लेकर नाराज हैं? क्योंकि पिछले साल जब उनको वन मंत्री के पद से हटाया गया था तो उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने इस्तीफा देने की बात तक कह दी थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उनकी पत्नी भी सांसदी छोड़ने वाली थी। खैर, कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत खंडेलवाल ने पहले भाषण में ही नसीहत दी थी कि नेता इधर उधर होंगे तो दिक्कत होगी। अब देखना होगा कि नागर सिंह के मामले में बीजेपी क्या कदम उठाती है। फिलहाल तो उनके वीडियो पर सियासत गरमा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, मंत्री नागर सिंह इस तरह की अपील कर किसको निशाने पर ले रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी नागर सिंह के बयान को पॉजिटिव लेगी या फिर उन पर एक्शन लिया जाएगा? तीसरा सवाल, क्यों कांग्रेस नागर सिंह की अपील को भ्रष्टाचार के मुद्दे से जोड़कर देख रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश से मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन और हमारे सहयोगी ध्रुव पटेरिया। तिवारी जी, हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि सिर्फ अपील कर देना चाहिए मंत्री को और उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, या उन्होंने अनुशासनहीनता की है, दाएं बाएं चले गए, कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? क्योंकि अपील करना ही नहीं, यदि मंत्री को पता है तो सरकार का हिस्सा है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी जिन लोग इस तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं। देखिए, मैंने माननीय मंत्री जी के बयान को बहुत अच्छे से सुना और अच्छे से सुनने के बाद मैं स्वयं ये बात कहता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्र की जो जनता है उस जनता को चेताया कि आपके पास यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति आता है और बात रखता है तो उससे प्रभावित ना हो, क्योंकि सरकार एकदम स्पष्ट है, सरकार की नीतियां स्पष्ट है। जो चयन के लिए योग्य होगा उसी का चयन होगा, आप हटके ना। इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को चेताया। आपको याद होगा कि ये भर्तियां जो होनी है उनके स्वयं के जिले में भी होनी है और अन्य जिलों में भी होनी है, जिसमें सबसे अधिक निर्मला जी के जिले में है। इसके अतिरिक्त इनके स्वयं के जिले में है, सागर है और अन्य मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी है। परंतु उन्होंने जो चेताया, लेकिन तिवारी जी वो ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वो ये कह रहे हैं ऐसा हो रहा है और हो सकते में अंतर होता है भाई। दोनों बातों को आप बयान को बहुत ध्यान से सुने। तो उन्होंने मैं डबल से सुना दूंगा आपको, पूरा बयान सुना दूंगा आप कहोगे तो। शिकायतें आ रही हैं, उनके पास शिकायत किसी ने की होगी, किसी ने जानकारी दी होगी, तो निश्चित तौर पर उन्होंने तो शिकायतें आ रही मतलब हो रहा है ना ऐसा? जी कोई किसी व्यक्ति, अभी घटना घटी नहीं है, अभी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की स्थिति में है, अभी वो प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई है। इस दौरान यदि पहले ही हमें यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि इस तरीके के लोग सक्रिय हैं तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो सकता है कि वो कोई आम व्यक्ति भी हो जो इस नाम लेकर जा रहा हो और लोगों को प्रभावित कर रहा हो सकता है उसमें कांग्रेस के भी नेता हो सकते हैं कि वो भी प्रभावित कर रहे हो। मैं ये इस बात को सहजता के साथ में स्वीकार कर सकता हूं कि यदि उन्होंने ये बात चेतावनी के रूप में कही है तो निश्चित तौर पर जनता को चेताया जाना उचित है, क्योंकि कोई भी प्रभावित ना हो। मध्य प्रदेश की सरकार एकदम स्पष्ट है और उस स्पष्टता का सीधा उदाहरण है जो भी अधिकारी कर्मचारी यदि इस प्रकार की गलत हरकत करेगा उसके ऊपर निश्चित। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है अराजकता का माहौल है, नौकरियां बिक रही हैं आपके यहाँ, वो तो सीधे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है और उनका काम है आरोप लगाना, वो अपना काम कर रहे हैं। परंतु मध्य प्रदेश की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भी नियुक्ति होगी नियमानुसार होगी और मध्य प्रदेश की सरकार इस विषय को लेकर बहुत ही गंभीर है। ठीक है, तो सरकार गंभीर है हर्ष जी। वो कह रहे हैं एक अपील की है ताकि लोग धोखाधड़ी के शिकार ना आए। उमाशंकर गुप्ता को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं इस तरह से जो कांग्रेस शासन में होता था कि नेता मंत्री लिप्त रहते थे इसलिए उनको ऐसा नजर आ रहा है। वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से, लेकिन आप इसको भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहे हो, क्यों? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस शासन में ऐसा होता था वो 20 साल पुरानी बातें हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी 15 महीने बीच में भी आई थी आपकी सरकार, भूलिए मत। हमारी 20 साल पुरानी क्या क्या होता था क्या नहीं होता था उसके ऊपर बहस करने जाएंगे तो हम पास्ट में रह जाएंगे। आज हम प्रेजेंट की बात करें, इनके खुद के कैबिनेट मंत्री खुलेआम वीडियो में कह रहे हैं कि यहाँ पे कालाबाजारी चल रही है, यहाँ पे लोग पैसे ले रहे हैं और उसके अवज में नियुक्ति बांटी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में नियुक्ति पर्ची से निकालना आम बात हो गई है। यहाँ इनकी टॉप लीडरशिप में भी होता है और नीचे संगठन में भी ये हो रहा है। सब जगह आज भारतीय जनता पार्टी में ये आलम जारी है। रही बात, ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, पहले ही भारतीय जनता पार्टी मूलतः आदिवासी विरोधी रही है। अभी भी गिने चुने आदिवासी नेता इनके पास हैं, तो इनकी मजबूरी होती है कि आदिवासी नेता कभी इधर उधर कुछ बोल भी जाता है तो ये उसको हटा नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण विजय शाह है। विजय शाह ने जो बयान दिया, मेरे ख्याल से वो पार्टी की से परे है, वो राजनीति से परे है। अगर उसमें आप या मैं या कोई भी इस देश का नागरिक होता तो उस बयान को गलत मानता और उसको
अगर वो हमारे संगठन में होता तो उसको निकाल दिया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी रही, क्योंकि उनको आदिवासी वोट बैंक पाना है, जो कि आदिवासी वोट बैंक उनके पास बिल्कुल कम मात्रा में है, उनको बढ़ाना है, इसलिए वो आदिवासी नेताओं के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। तो जैसे विजय शाह इनके गले की हड्डी बन चुके थे, आज नागर सिंह चौहान साहब भी कुछ भी बोलेंगे उसको भी इनको ये झेलना पड़ेगा। असलियत दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं सरकार को। पिछले साल भी जब उनको अपने मंत्री पद से हटाया गया था, जब भी उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसमें शांत रही है और शांति रहेगी। तो सिर्फ एक बयान ही है ना उनका कि पार्टी को संकट में डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बयान नहीं है, ये आईना दिखाने और असलियत है। आज भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। आज आप हर शहर में देख लें, इनके नेता जो फरियादी हो रही है उसके ऊपर क्राइम ही कर देते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कोई भर्ती नहीं हो रही ना, अभी तो भर्ती नहीं हो रही है, प्रक्रिया चल रही है। तो भ्रष्टाचार कहां से हो गया, पैसे कहां से ले लिए? जल भराव हो गया है। महापौर से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी बात सुनो, यहाँ से पानी निकालो। तो महापौर वीडियो बना रहे हैं कि हम एफआईआर कर देंगे जो भी इंदौर की छवि को खराब करेगा। अरे भैया, छवि खराब नहीं कर रहे, हम सवाल पूछ रहे हैं। लोकतंत्र में रहते हुए अगर हमारा एक विपक्ष का दायित्व है, एक आम नागरिक का दायित्व है सवाल पूछना। चलिए, आप इंदौर चले गए, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन प्रभु जी, क्या नागर सिंह का बयान इतनी साधारणता से लिया जाना चाहिए कि वो अपील कर रहे हैं लोग धोखाधड़ी का शिकार ना हो जाएं, या वो एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं और अब पार्टी, जो कि हर्ष जी कह रहे हैं, आदिवासी नेता है इसलिए कुछ नहीं कर पाएगी? ब्रजेश जी, आपकी पहली दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नागर सिंह एक तीर से 2, 3, 4, 5 जितने भी निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये राजनीति के तहत उनका बयान, इसको माना जाना चाहिए। देखिए, वो सरकार के मंत्री हैं और सारे मंत्रियों का सामूहिक दायित्व होता है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है, वो आप बरी नहीं हो सकते हैं। और आप ये भर्ती केवल नागर सिंह के जिले में नहीं हो रही, पूरे प्रदेश में हो रही है ना। तो 19,000 से ज़्यादा पद हैं, 19,500 पदों की भर्ती होनी है। 3,99,000 लोगों ने इसमें आवेदन किया, महिलाओं ने। तो निश्चित तौर पर ये वो ऐसी भर्ती की प्रक्रिया है जो पूरे प्रदेश में हो रही है। उसको लेकर यदि आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो भी उस मौके पर जबकि विधानसभा का सत्र 2 दिन बाद शुरू होने वाला है, आप एक विपक्ष को मुद्दा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीधे सीधे नहीं, गोलमाल बात कर रहे हैं आप एक सलाह के तौर पर। लेकिन जो सलाह दे रहे हैं वो सलाह सही है। वो सलाह चाहते तो वो उनकी बगल की ही मंत्री हैं, उनकी पार्टी के सीनियर मंत्री हैं, या इसी मुद्दे को कैबिनेट की बैठक में आए थे, वहां पर मुख्यमंत्री के सामने रखते तो सरकार से एक पक्ष चला जाता। लेकिन वो जो सलाह दे रहे हैं वो सलाह अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश या पूरे देश में कहें कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग जो है रोजगार के नए नए धंधे खोज रहे हैं। तो जहां भी अवसर मिलता है, हमने तो ये भी देखा है कि किसी कंपनी ने पेट्रोल पंप के लिए आवेदन निकाला, खबर छपी कि कंपनी पेट्रोल पंप देने जा रही है प्रदेश में, तो लोगों ने उसके नाम पर ऑफिस खोल के कमाई कर ली। तो इस तरीके का हमारे प्रदेश क्या पूरे देश का हाल है, क्योंकि लोगों को रोजगार के नए अवसर तलाश रही। जो साइबर ठगी का मामला है, ये भी लगभग वही है कि सरकार एक नए नियम लाती कुछ और उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया तो लोगों ने वहाँ भी रास्ता निकाल लिया। तो उस तरीके का मामला है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर दलाल घूम रहे होंगे, निश्चित तौर पर भर्ती प्रक्रिया को में के आड़ में लोग पैसे कमाने की कोशिश कर रहे होंगे, आपकी नौकरी लगवा देते हैं इस तरीके से। ये लोगों की नासमझी भी है। लेकिन ये नौकरियों में होता है, हमने आरक्षण लेकिन ब्रजेश जी, इस नौकरी की सुन लीजिए आप, इस नौकरी में पहली बार ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश में, पूरी तरह पारदर्शी तरीके से सरकार का दावा जो है ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। और भर्ती प्रक्रिया कैसी कि आप यदि कोई महिला को यदि आवेदन करना है तो वो जो अपने सारे दस्तावेजों के साथ तो ऑनलाइन किसी भी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर कियोस्क पे जाके आवेदन करेगी। उसके जो उसने जो दस्तावेज लगाए हैं उसके हिसाब से उसको नंबर मिलेंगे। यदि 40% उसने हायर सेकेंडरी में पाया है तो उसको जो है 25% मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद ऊपर के 2-2% मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। ST SC है तो उसको 5% मिलेगा। विधवा परित्यागता है तो उसको 5% मिलेगा। उसने आंगनवाड़ी में काम किया है तो 10% उसको अंक अर्हता मिलेगी। उसके यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की बच्ची है तो उसके लिए अलग से उन्होंने जो है अंक का प्रावधान किया, 10% अंक उसको देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने एक प्राथमिकता दी है। अब उसके बाद आवेदन हुआ, आवेदन के बाद ऑनलाइन जो पोर्टल है, पोर्टल से जो भी आपने आवेदन में जो भी दस्तावेज लगाए उसके हिसाब से आपके नंबर हो जाएंगे। आपके नंबर के हिसाब से बननी है मेरिट। मेरिट के बाद सीधे लिस्ट जारी नहीं होने हुए हैं, एक वो कमेटी देखेगी उसको। उसके बाद उस लिस्ट को जो है आप एक जगह जगह चस्पा की जाएगी, लिस्ट लोगों को ऑनलाइन दी जाएगी और लोग उसमें देखेंगे। यदि उनको लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो शिकायत कर सकते हैं कि ये फलानी महिला है, कमलाबाई है, इसने गलत दस्तावेज लगाए या इसने जो लगाए थे ये अर्हता नहीं रखती है, इसको ज़्यादा नंबर दे दिए, तो वो आपत्ति उसकी स्वीकार होगी, वहाँ के रिजल्ट रोका जाएगा।
जहां क्लियर होगा किसी भी जिले में वहां का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद भी ब्रजेश जी अब 3-4 चरणों में इसमें दावे आपत्ति की प्रक्रिया है कि कोई शिकायत करता है तो कलेक्टर, कमिश्नर, इसके ऊपर तक जाकर और नीचे के लेवल पे भी वो शिकायत कर सकता है और हर आदमी देख सकता है कि किस महिला को कितने अंक मिले हैं। हर व्यक्ति को ये पता है कि किसकी कितनी शिक्षा का स्तर है, वो SC ST है कि नहीं है, अपनी पड़ोस के यदि किसी ने आवेदन किया, किसी गांव वाले ने, वो विधवा परित्यागता है कि नहीं है। तो यहाँ पर कहीं भी कोई गोलमाल होने की संभावना नहीं दिख रही इस भर्ती में, क्योंकि इस भर्ती को भारत सरकार के सामने प्रेजेंटेशन हुआ था और गुजरात और राजस्थान राज्यों ने भी इस प्रक्रिया को लेने की बात कही, अपनाने की बात कही है। तो अब इतनी पारदर्शी होने के बाद तो भर्ती हो जाने दें, उसके बाद यदि गड़बड़ी होगी तो सरकार की गड़बड़ी है। अभी तो सरकार की गड़बड़ी मुझे नहीं लगता इसमें कोई है। तो इतनी पारदर्शी व्यवस्था है आशीष जी, गड़बड़ी की संभावनाएं कम है, ये तो मंत्री भी जानते होंगे। यानी राजनीतिक निशाना साध रहे हैं वो। और जो हर्ष जी कह रहे हैं कि आदिवासी नेता हैं, गले की हड्डी बन गए, विजय शाह के बाद आप कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, और विपक्ष को आपने एक बड़ा मुद्दा दे दिया, तो ये सरकार के खिलाफ नहीं है, अनुशासनहीनता नहीं है, कैबिनेट में कह सकते थे आप। देखिए, इस विषय पे बहुत गंभीरता पूर्वक समझने की जरूरत है। प्रभु जी ने पूरी प्रक्रिया को बता दिया, और अभी जो प्रारंभिक स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति में जो प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पहले ही यदि किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो निश्चित तौर पर शिकायत को आगे बढ़ाने का काम आपके पास मिली है तो कार्रवाई कराइए ना भाई, सरकार में काम है वो। नहीं आशीष जी, शिकायत मिली है मंत्री के पास, यदि मंत्री के पास शिकायत मिली तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी? पुलिस थाने में FIR कराते, एक्शन लेते, वीडियो जारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ में उन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता को भी अवगत कराने का प्रयास किया है। आप वीडियो को जब बहुत ध्यान से सुनते हैं तो उसमें जो अंतिम शब्द आता है कि किसी को भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस प्रकार की यदि कोई मांगने के लिए आता है, इस प्रकार से कोई बात रखता है तो आप सचेत रहिए, आपको भटकना नहीं है। तो अभी शिक्षा विभाग के मंत्री ने भी कहा था कि उनके क्षेत्र में ऐसा, तो वो भी वीडियो जारी कर अपील कर देते। एक आशीष जी, एक पत्रकार के नाते जो प्रक्रिया हमको पता है वो आपके मंत्री समझा देते लोगों को, या आप समझा देते कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती अभी की स्थिति में, ऐसा बता देते वो। लेकिन वो तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और वो भी यदि निर्मला जी को ही बता देते विभागीय मंत्री को तो वो क्लेरिफिकेशन जारी कर देती, मुख्यमंत्री को बता देते तो मुख्यमंत्री सचिवालय से या सरकार की तरफ से आ जाता। वो वीडियो जारी करके राजनीति नहीं कर रहे और क्या कर रहे हैं ये बताइए आप? अपने ऐसे मंत्री को रखेंगे आप मंत्रिमंडल में? जब प्रश्न उठता है तो उसके पहले एक बात ये भी ध्यान में आ रही है कि आम व्यक्ति तक कैसे मैसेज पहुंचेगा, जो एक सामान्य व्यक्ति है। क्योंकि आप जब देखते हैं ये जो भर्ती प्रक्रिया है, अरे तो भैया उस विभाग की मंत्री से कहलवा देते ना, उस विभाग की मंत्री से कहलवा देते, चलिए इतना ही था तो आपको यही शब्द कह देते कि इस भर्ती प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं, उसके बावजूद लोग पैसे मांग रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं तो वो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। निश्चित तौर पर उनके जो मंशा थी वो यही कहने की थी, और मंशा ये स्पष्ट थी कि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बहुत निश्चल है, साफ सुथरी है, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं है। क्लीन चिट दे दी, अब उनको ना अध्यक्ष की तलब करेंगे ना उन पर उनसे कोई पूछताछ की जाएगी कि वीडियो जारी किया। भाले ग्रामीण महिला, आदिवासी, गरीब, वो किसी का मन पढ़ने की विद्या उनको आ रही होती तो अभी तक तो सबका मन पढ़ चुके होते उन नेताओं के। आशीष जी, उनकी मंशा है तो स्पष्ट करनी चाहिए थी, मन में रख के बोलने, गोलमोल बोलने की क्या जरूरत थी? मुंह में राम बगल में छुरी है ना वो तो। देखिए, उन्होंने अपनी बात को रखा, और बात को रखने के बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और अन्य तक भी अपनी बात, जो सक्षम लोग हैं उन तक अपनी बात रखी है। और ये जो बात है इसका जो सार है, या ये कहना चाहिए तो ये भी कह देते ना, क्या मैंने मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया है, सबको बता दिया है और ये अपील जारी कर रहा हूं। परिस्थितियां निर्मित होती है। अभी आपने स्वयं भी जब कहा प्रभु जी ने कि इस प्रकार के भी कई बार लोग आ जाते हैं जो अपने स्वयं के ऐप बना लेते हैं, कई बार भर्ती प्रक्रियाओं के पहले भी लोग फर्जी तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करने लगते हैं, इस प्रकार के भी लोग आ जाते हैं कई बार। सर उसमें जिम्मेदार आपकी सरकार है आशीष जी, आपकी सरकार ने हमको जो है पेमेंट ऐप दिया लेकिन साइबर सिक्योरिटी नहीं दी। आपकी सरकार ने डाटा बैंक नहीं बनाया हमारे यहाँ, आपकी सरकार ने उसको जो है कोई सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है साइबर की, हमारे मोबाइल में घुस रहा है, उसको रोकने का इंतजाम नहीं किया, लेकिन हमको पकड़ा तो दिया डब्बा कि आप पेमेंट कीजिए ऑनलाइन। जिम्मेदार आपकी सरकार है ना, नियमन करने का जो आदेश अधिकार तो उसी का है। और जब इस तरह की गड़बड़ी हो रही तो वो सावधानियां बरतनी चाहिए सरकार को। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार सावधानियां बरतती है, पर कई बार
हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कई बार अशिक्षा के कारण भी परिस्थितियां बन जाती हैं, या कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं इन घटनाओं में। शिक्षा क्या हो गई साहब, अब तो सब शिक्षित हैं। किस ग्रामीण क्षेत्र में? अच्छा बताइए कहाँ शिक्षा है, किस ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षा है? अरे भैया आप सबको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, यदि किसान है तो उससे खरीदारी के लिए ऑनलाइन उसको अपॉइंटमेंट दे रहे हो, कहां से अशिक्षा हो गई? अब इसमें अशिक्षा हो गई देखिए प्रभु जी, है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन ब्रजेश जी? और फिर है तो आप जिम्मेदार हो ना उसके जब लिए। हमारी सरकार आई तो आप केंद्र में भी देखिए और मध्य प्रदेश में भी देखिए, आप जब से हमारी सरकार आई तब से परिवर्तन प्रारंभ हुआ। और साइबर ठगी तभी से शुरू हुई, इसके पहले नहीं थी। डिजिटल की ओर आगे बढ़े। अरे आशीष जी, पूरे देश में एक भी भर्ती बता दीजिए, पूरे देश में यूपीएससी से लेके गांव के मंत्री थे उस समय पे संविदा शिक्षकों की भर्ती कैसे हुआ करती थी, यूपीएससी से लेके सब में आज तक गड़बड़ी आ रही है। तो ठीक है, सारे मंत्रियों से बोल दीजिएगा, पार्टी ऐसा बोलने जा रही है। प्रक्रियाएं होती थी उस समय पे। नहीं आशीष जी, आप कह रहे हैं सही है, उन्होंने अच्छा किया, तो वो शिक्षा में भी इस तरह से घोटाले होते हैं, पीडब्ल्यूडी में भी होते हैं, तो तमाम मंत्री आपके इसी तरह की अपील करेंगे लोगों से? एक कैंपेन चलवा दीजिए आप, लोग जागरूक हो जाएंगे। यही क्यों? देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित करती है, और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनका असर भी पड़ता है, परंतु कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सीधे सामान्य तौर पर कई बार आम आदमी को समझ में नहीं आ पाती हैं। और जो अभी की परिस्थिति है, मैं इस परिस्थिति को बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनका भाव कोई ऐसा नहीं था कि जिस भाव के साथ जैसा भाव था उनका भी भाव अच्छा था। फिर मैं यदि कांग्रेस के मित्र को याद दिला दूं तो मुझे वो समय भी याद है कि एक बार छत्तीसगढ़ में डीएमएफ को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ही स्वयं अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर दिया था, तो उन्होंने खुद घोटाले को लेकर ट्वीट किया हुआ था। तो ये घटनाएं हो जाती है कि कई बार धोखे से हो जाती हैं, कर दी जाती हैं, दो अंतर है ना, इन दोनों परिस्थितियों में अंतर है। आज जो घटना घटी वो घटना बहुत स्पष्ट है कि लोगों को संदेश जाए कि इस प्रकार की भर्ती हमारे यहाँ स्पष्ट है, हमारे प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। यदि ऐसी कोई घटना घटती है तो उसकी जानकारी दें, और अगर उनके पास शिकायत आई हो तो उस पर कार्रवाई भी होगी। तो शिकायत आई है, कार्रवाई भी हो जाएगी हर्ष जी। लेकिन इस तरह के बयान तो हमने देखा है कि जब आपकी 15 माह की सरकार थी, आरिफ अकील पर भी आपकी पार्टी के नेता लगाते थे, हालांकि वो दिवंगत हो गए। आपके नेताओं पर भी ऐसे आरोप लगे कि माफिया के सांठगांठ हैं, तो उन्होंने तो अपील ही की है ना, उस तरह के आरोप तो नहीं लगाए सरकार पर। देखिए ब्रजेश जी, इसमें कोई एक पक्ष तो झूठ बोल रहा है। जैसे प्रभु जी ने बताया, अगर ये वाकई में इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है, सवाल आपसे कांग्रेस के समय का है, कमलनाथ सरकार, और अगर ऐसा नहीं है, तो सरकार झूठ बोल रही है। अभी जानने का काम आपका है कि झूठ कौन बोल रहा है। ठीक है, लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि कोई एक पक्ष झूठ बोल रहा है इसमें। रही बात अनुशासन की और भारतीय जनता पार्टी, अरे उनका अनुशासन छोड़िए, तो आपकी पार्टी पर भी आपके नेता ही आरोप लगाते थे। यहाँ तो पार्टी को अपील कर रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं। जो होता था वो होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है आप ये देखिए। आज कांग्रेस की स्थिति में है, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, और आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में। तो कांग्रेस में ऐसा होता था, इसलिए कांग्रेस की दुर्गति हो गई। आशीष जी को आपको सलाह दे रहे हैं कि आपके यहाँ ऐसा ना हो, नहीं तो आपकी दुर्गति भी ऐसी हो जाएगी। माफी चाहता हूं हर्ष जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर नागर सिंह ने एक तीर से कई निशाने साधे। अब वो किस किस पर निशाना लगा रहे हैं, ये तो पार्टी पता करे, सरकार पता करे। लेकिन यदि उनको ये पता है कि कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं, शिकायत आई है, तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भंडाफोड़ करें, उन पर कार्रवाई करें। लेकिन ये सियासत है, यदि मंत्री ने कोई बयान दिया है तो अध्यक्ष को भी देखना होगा कि इधर उधर जाने वालों पर किस तरह से लगाम कसेंगे। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।